ये दो प्रकार के ठोस आप पढ़ चुके हैं इसके पहले। तो तीसरे नंबर पे चलेंगे, आज पढ़ेंगे आणविक ठोस। और वैसे अगर मैं देखता हूं तो टोटली आणविक ठोस काफी बड़ा आर्टिकल है, क्योंकि आणविक ठोस में खुद 3 प्रकार के ठोस होते हैं। तो आणविक ठोस अगर कभी भी कहता है या मॉलिक्यूलर सॉलिड कहता है, तो सबसे बात मैंने कहा था कुछ चीजें तो आपको पहले से ही पता होनी चाहिए कि जो भी आप ठोस पढ़ रहे हो उसमें से अवयवी कण का कार्य कौन करेंगे। तो क्योंकि आसानी से देखा जा सकता नाम है आणविक ठोस, तो अवयवी कण का कार्य अणु करते हैं। और कभी एक ऐसी परिस्थिति आती है अवयवी कण का कार्य अणु नहीं बल्कि परमाणु करता है, लेकिन परमाणु करता है ऐसी केवल एक कंडीशन आती है। फिर मुझे क्या पता चलता है कि अवयवी कण अणु है या परमाणु हो। परमाणु भी एक कंडीशन पर मिलता है, वो कौन सी कंडीशन होती है इसको सीखेंगे। लेकिन इसके पहले भी इस बात को ध्यान देंगे कि जो आणविक ठोस हैं ये होते हैं 3 प्रकार के। 3 प्रकार के होते हैं। बात आती है 3 प्रकार में से कौन कौन से प्रकार हैं। भैया पहले प्रकार का होता है अध्रुवीय आणविक ठोस। बेटा दूसरे प्रकार का सॉलिड अगर पढ़े, आणविक ठोस में से पढ़े ध्रुवीय आणविक ठोस। और लास्ट में एक प्रकार का और मॉलिक्यूलर सॉलिड आता है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो ये 3 प्रकार के तो आणविक ठोस होते हैं केवल। अब भैया क्या करेंगे इस आणविक ठोस की हेडिंग को छोड़कर, क्योंकि इसमें तो इतनी ही बातें पता करनी होती हैं। हम ये तीनों प्रकार के एक एक करते हुए आणविक ठोसों को पढ़ेंगे। और आज मैं क्या सोचता हूँ, आज तीनों प्रकार के आणविक ठोस हो जाए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो समय को बर्बाद किए बिना भैया पहले को हेडिंग बना देते हैं। फर्स्ट वाले को हेडिंग बना देंगे, लिखा है अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस को एक और नाम से जानते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। आप इस नाम से भी इसे जानते हैं। अब जब भी आपसे कोई कहता है कि सर जी अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं, देखो कुछ ऐसे पढ़ते हैं। बेटा देखो मान लो मेरे पास है हाइड्रोजन गैस का अणु, और इस समय हाइड्रोजन जो है गैस के रूप में नहीं बल्कि किसके रूप में है, ठोस अवस्था में। तो हाइड्रोजन के अगर अणु को मैं देखूंगा, देखो कैसे, यहां हाइड्रोजन का अणु होता है H सिंगल बॉन्ड H। मैंने इसके बगल में एक और अणु रख दिया H सिंगल बॉन्ड H, इसके बगल में एक और रख दिया H सिंगल बॉन्ड H। ये हाइड्रोजन का अणु है। तो कोई पूछेगा हाइड्रोजन के अणु को तो सर जी ने बना लिया, हाइड्रोजन के अणु में परमाणुओं के बीच जो ये आकर्षण बल लग रहा है, देखो पूछेगा ये आकर्षण बल पर क्या विशेषता है। हम इसको बताएंगे कि बेटा ये जो सिंगल बॉन्ड बना है इसके दाईं ओर भी हाइड्रोजन है और इसके बाईं ओर भी हाइड्रोजन है। तो इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों को ये हाइड्रोजन जितनी क्षमता से अपनी ओर आकर्षित करता है, बॉन्ड के उन इलेक्ट्रॉनों को ये भी हाइड्रोजन उतनी ही क्षमता से अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एटम के ठीक कहां रहते हैं, बीचों बीच। अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों ही एटम के ठीक बीचों बीच रहते हैं, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं खिंच सकते।
और जब बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन पे नहीं खिंच सकते, ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं अध्रुवीय। अध्रुवीय सहसंयोजक आबंध। अध्रुवीय सहसंयोजक आबंध। और बेटा देखो, ये भी तो अध्रुवीय सहसंयोजक आबंध भी है। अगर इसमें से भी देखा जाए तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बना है, तो ये भी जो बॉन्ड है वो भी अध्रुवीय सहसंयोजक बॉन्ड है। लेकिन बेटा जब हाइड्रोजन ठोस अवस्था पे होगा तो हाइड्रोजन के इन अणुओं के बीच भी एक आकर्षण बल लग रहा होगा। हाइड्रोजन के इन दो अणुओं के बीच भी एक आकर्षण बल लग रहा होगा। जानते हो इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं? इस आकर्षण बल को कहते हैं वांडर वाल्स आकर्षण बल। वांडर वाल्स आकर्षण बल। बेटा उसको एक और नाम से जानते हैं लंदन बल, या इसी को अगर लिखना चाहते हो तो एक और नाम से इसी को जानते हैं प्रकीर्णन बल। तो इतने नामों से बेटा एक ही बॉन्ड को जानते हैं। हाँ, अगर पूछेगा सर जी इसका एग्जाम्पल क्या, तो बेटा H2 सॉलिड, Cl2 सॉलिड भी इसी का एग्जाम्पल है। पूछता है सर जी क्या और भी कोई यौगिक है जो इस प्रकार का ठोस बनाता है? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये एक ऐसे प्रकार का ठोस है जो अध्रुवीय आणविक ठोस होता है। कहता क्या एक और है? हाँ बिल्कुल, आर्गन सॉलिड। आर्गन भी एक प्रकार का अध्रुवीय आणविक ठोस ही है। अब सबसे पहले इतनी चीजों को देखने के बाद, बॉन्ड स्ट्रक्चर को देखने के बाद, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन, देखो इसको कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो पूछता है अवयवी कण कौन से हैं। ध्यान से देखना बेटा, गड़बड़ मत करना। बेटा जो अवयवी कण है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का फॉर्मूला अगर आप आणविक अणु भी ढूंढते हो या परमाणुविक कण भी ढूंढते हो, H2 लिखा है कि नहीं लिखा है? इसमें से कितने परमाणु हैं? 2। और जब कभी भी एक साथ दो परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं, इसको परमाणु कहते हो कि अणु कहते हो? अणु। एक और चीज, अणुओं, इस अणु में परमाणुओं के बीच जो बॉन्ड बना है वो कैसा है? अध्रुवीय सहसंयोजक बॉन्ड है। तो अगर आपसे पूछता है अवयवी कण का कार्य कौन करता है, तो मैं यहां लिख दूंगा अवयवी कण का कार्य करते हैं अध्रुवीय अणु। अर्थात ऐसे अणु कार्य करते हैं जिसमें बना हुआ बॉन्ड किसी भी परमाणु की ओर विस्थापित नहीं होता है। पूछता है सर जी अध्रुवीय अणु तो करते हैं और क्या कोई कर देता है? हाँ, आर्गन के केस में, क्योंकि आर्गन अक्रिय तत्व है। आर्गन के केस में होगा क्या? आर्गन का एटम है, आर्गन का एटम है और आर्गन का एटम है। आर्गन क्योंकि अक्रिय तत्व है, इसलिए किसी भी दूसरे परमाणु के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं बनाएगा। हाँ, आर्गन के परमाणुओं के बीच में वांडर वाल्स फोर्स या लंदन बल लगता रहेगा। तो आर्गन के केस में जो अवयवी कण का कार्य का है वो अध्रुवीय अणु नहीं बल्कि क्या कौन करता है? परमाणु। अच्छा, इसमें अणु क्यों बोल दिया? क्योंकि कम से कम एक से ज्यादा परमाणु थे। इसको अणु क्यों बोलोगे? क्योंकि इसमें भी एक से ज्यादा परमाणु थे। इसको अणु इसलिए बोलेंगे इसमें क्योंकि कार्बन का 1, क्लोरीन के 4, इसमें भी एक से ज्यादा परमाणु हैं। लेकिन इसमें तो केवल आर्गन का परमाणु है ना, इसलिए अवयवी कण का कार्य यहां कौन करता है? परमाणु भी करता है। ये एक ऐसा केस है। फिर इसके बाद आता है, कहता है कि इस प्रकार के सॉलिड में जो बॉन्ड बनते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अगर आपसे आबंध नहीं पूछता है तो आपसे ये भी पूछ सकता है आकर्षण, किस किस प्रकार का आकर्षण बल कार्य करता है। तो बेटा आकर्षण बल कार्य करने के लिए कहे तो बहुत ध्यान से देखना, हाइड्रोजन के परमाणुओं के बीच कार्य करता है अध्रुवीय सहसंयोजक आबंध। एक तो देखो यहां क्या बताओगे, अगर पूछेगा परमाणुओं के बीच कौन सा बॉन्ड कार्य करता है? परमाणुओं के बीच अध्रुवीय सहसंयोजक
आध्रुवीय सह संयोजक आबंध कार्य करता है। तो ये तो हो गया बेटा परमाणुओं के बीच। फिर क्या कहता है कि अणुओं के बीच कौन सा का बॉन्ड कार्य करता है, तो वहां भी लिख लेंगे कि मॉलिक्यूल्स अणुओं के बीच। अब देखो अणुओं के बीच का मतलब कौन से बॉन्ड को बताना है। हाइड्रोजन का एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है, दोनों परमाणु सिंगल बॉन्ड से बन गए तो ये हाइड्रोजन का एक अणु हो गया। हाइड्रोजन का परमाणु ये, हाइड्रोजन का परमाणु ये, दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड लगा है तो ये हाइड्रोजन का एक अणु ये हो गया। हाइड्रोजन का परमाणु सिंगल बॉन्ड बना है तो हाइड्रोजन का एक अणु ये हो गया। परमाणुओं के बीच जब बॉन्ड की बात आ रही थी, आध्रुवीय सह संयोजक आबंध था। अब कहेगा हाइड्रोजन के अणुओं के बीच, पहला अणु दूसरा अणु, इन दो अणुओं के बीच कौन सा बॉन्ड कार्य करता है, तो अणुओं के बीच कार्य करता है वान डेर वाल्स आकर्षण बल, या इसे क्या नाम देते हैं, लंदन। या तो पूरे नाम लिख डालो और या तो भैया केवल एक इनमें से कोई नाम लिख लो, काम कर जाएगा। तो फेमस नाम है लंदन बल, इसको लिखेंगे लंदन फोर्स। अगर आप लिखना चाहते हो प्रकीर्णन बल भी लिख सकते हो, आप लिखना चाहो तो वान डेर वाल्स फोर्स भी लिख सकते हो। इसके अतिरिक्त अगर आपसे पूछेगा तो बेटा कुछ लक्षण और बताने होंगे हमें। तो अगले लक्षण पर क्या चलते हैं, पूछता है कि ऐसे पदार्थ जो होते हैं वे विद्युत के सुचालक होते हैं कि कुचालक। तो भैया हम ऐसे पदार्थों के बताते हैं, ये पदार्थ विद्युत के कुचालक होते हैं। पूछता है ये पदार्थ विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं, आप रीजन भी दे सकते हो विद्युत के कुचालक होने का, क्योंकि कुचालक हैं, क्योंकि इनमें ना तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, भैया ना तो मुझे कहीं पे मुक्त इलेक्ट्रॉन दिखाई दिया, ना तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, और इधर से लिखते हैं होते हैं, और ना ही मुक्त आयन। भाई कोई भी पदार्थ दो कारणों से विद्युत का चालक होता है, या तो पदार्थ के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएं और या तो पदार्थ के अंदर पाए जाए मुक्त आयन। इसमें तो दोनों ही नहीं होते, आयन बनाने की तो क्षमता ही नहीं है, तो ना तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना ही मुक्त आयन है, अतः ये विद्युत के कैसे हैं, कुचालक। आयन होते हैं, ऐसा लिख लो, ना ही मुक्त आयन होते हैं, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। कहता सर जी आयन क्यों नहीं होते, बेटा आयन इसलिए नहीं होते, देखो दोनों के बीच जो बॉन्ड बना है वो तो दोनों परमाणुओं द्वारा बराबर खींचा जा रहा था। आयन बनने की संभावना तब होती है जब बॉन्ड कोई एक परमाणु ज्यादा अपनी ओर खींचता है और दूसरा परमाणु खींचता है कम। तो ये होता है कि बॉन्ड एक और खिसक जाएगा और आयन प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन इसमें तो ऐसा केस ही नहीं था, दोनों ही परमाणु बराबर क्षमता से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहे थे, इसलिए आयन बनाने की तो क्षमता ही नहीं है। इसलिए भैया ऐसा पदार्थ जो होता है वो विद्युत का कैसा रहता है, कुचालक। एक और बात ध्यान देने वाली बात है, क्या है, परमाणुओं के बीच कौन सा बॉन्ड बना है यह मायने नहीं रखता है। फिर मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं एक बात, कभी भी किसी प्रकार के सॉलिड में परमाणु के बीच कौन सा बॉन्ड बना है यह मायने नहीं रखता है, खास करके आणविक ठोसों में। आणविक ठोसों में मायने रखता है अणुओं के बीच का बॉन्ड कौन सा है। तो अणुओं के बीच का बॉन्ड कौन सा है, वान डेर वाल्स फोर्स, या जिसको आप क्या कहते हो, लंदन। जब भी आप आणविक ठोसों को पढ़ें, परमाणुओं के बीच बने बॉन्ड को भूल भी जाते हैं तो आपके काम चल जाएंगे, लेकिन अणुओं के बीच बने बॉन्ड को आपको भूलना नहीं है। तो याद क्या रखना है, जो अणुओं के बीच बॉन्ड बन रहा है वो है वान डेर वाल्स फोर्स, और ये वान डेर वाल्स फोर्स होता है बहुत ही कमजोर, और कमजोर होने की वजह से इनके गलनांक और क्वथनांक दोनों ही होते हैं कम। तो एक बात और लिखेंगे इसमें से, क्या लिखेंगे, लंदन बल
के कारण, लंदन बल के कारण इनके गलनांक व क्वथनांक बहुत कम होते हैं। अगर सारी बातें भूल जाना भैया कि हमारी एक चीज भूल के बैठ गए तो इतनी बात तो हमेशा के लिए याद कर लेना। समझ रहे हो? कौन सी बात याद करोगे? देखो इधर, किसी भी यौगिक का जो गलनांक होता है या उस यौगिक का क्वथनांक होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है अणुओं के बीच के आकर्षण बल पर। इस बात को बहुत अच्छे ढंग से याद रखना। कोई सर जी भूल जाएंगे तो क्या होगा? बेटा भूल गए तो सारी चीजें गड़बड़ हो रही हैं, फिर समझ लो। मैं दोबारा तिबारा रिपीट कर दूंगा इस बात को। कभी भी किसी यौगिक में अणुओं के बीच का जितना बॉन्ड प्रबल होगा उस पदार्थ का गलनांक और क्वथनांक उतना ही अधिक होगा। गलनांक और क्वथनांक परमाणुओं के बीच बने बॉन्ड पर डिपेंड नहीं करता है। गलनांक और क्वथनांक डिपेंड करता है अणुओं के बीच बने बॉन्ड पर, और अणुओं के बीच बना हुआ बॉन्ड जितना ही स्ट्रॉन्ग होगा भैया, इस बात को पक्का समझ लीजिए, उसका गलनांक और क्वथनांक उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि अध्रुवीय अणुओं में या अध्रुवीय आणविक ठोसों में अणुओं के बीच का आकर्षण बल का नाम है वान डर वाल्स फोर्स या लंदन बल। और भैया ये बल तो बहुत ही कमजोर है, और क्योंकि ये बल बहुत ही कमजोर है इनके कारण इनके गलनांक और क्वथनांक भी बहुत कम होते हैं। अब कोई बात कहता है सर जी लंदन बल हमने नाम सुन तो लिया, लेकिन हम लंदन बल को इसके पहले ज़्यादा ढंग से जानते नहीं थे और अभी भी ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो सुनो, मेरे पास भैया कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसको सुनो लंदन बल के हिसाब से। सबसे पहले तो इस बात पर चलेंगे, क्या आपने इसका नाम कभी सुना है? वान डर वाल बल या वान डर वाल्स बल भी लिखा है तो गड़बड़ नहीं है। इसकी खोज की थी जोहानन वान डर वाल ने, और वान डर वाल बल का ही एक प्रकार है लंदन बल। मतलब वान डर वाल बल जो होते हैं ये कई प्रकार के हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, और उन्हीं में से एक प्रकार है लंदन बल। कहता है सर जी इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी फ्रिज। ऐसा पूरा मैं लिख लेता, फ्रिज लिखने में अच्छा नहीं लगता, फ्रिज लंदन ने। तो जो लंदन बल है ये वान डर वाल्स फोर्स का एक टाइप है। अभी और भी बात आती है, कहता सर जी लंदन बल कब कार्य करता है? लंदन बल तब कार्य करता है जब दो अणुओं के बीच की दूरी r की डिस्टेंस r, ये बल तभी कार्य करता है जब r की वैल्यू जो होती है या तो 500 पिकोमीटर के बराबर होती है या 500 पिकोमीटर से कम होती है। एक तो ये बात भी ध्यान रखना है, अगर दो अणुओं के बीच की दूरी अगर हम उसको r माने और उन अणुओं के बीच की दूरी r की वैल्यू 500 पिकोमीटर के या तो बराबर है या तो कम है, तो ही ये आकर्षण बल उनके बीच लगता है। अगर दूरी 500 पिकोमीटर से ज्यादा हो गई तो फिर अणुओं के बीच इस प्रकार का कोई भी बल कार्य नहीं करता है, लंदन बल कार्य करना बंद कर देता है। अच्छा, मैं लंदन बल अगर कार्य करना बंद कर देता है इसका मतलब ये तो बहुत शॉर्ट रेंज है। शॉर्ट रेंज का मतलब ये ज्यादा दूर तक अप्लाई नहीं होता है। शॉर्ट रेंज का मतलब जल्द ही लगना क्या हो जाता है? बंद। तो इस बल को महसूस करने के लिए अणुओं को एक दूसरे से कम 500 पिकोमीटर की दूरी पर होना भी चाहिए। एक और, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आप चाहोगे तो लिख लोगे,
जो लंदन फोर्स होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R⁶ के। R⁶ का मतलब समझ पा रहे हो, बड़ा खतरनाक है R⁶ का मतलब। समझो कैसा R⁶ का मतलब, अगर हम अणुओं के बीच की दूरी को बढ़ा देते हैं तो आकर्षण बल R⁶ के रेशियो पर कम हो जाता है। मैं एक नॉर्मल आपको वैल्यू अप्लाई करके दिखाता हूं। मैंने R की वैल्यू अगर दुगनी कर दी, सोचते हैं ऐसा थोड़ा सा कि R की वैल्यू दुगनी कर दी, तो बेटा 2⁶ की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, अर्थात अणुओं के बीच का आकर्षण बल 64 गुना कम हो जाएगा। इसका मतलब दूरी केवल कितने गुना बढ़ाई थी? 2 गुना, और बल कितने गुना कम हो गया? 64 गुना कम हो गया। इसका मतलब दूरी तो थोड़ा सा ही बढ़ेगी, लेकिन आकर्षण बल में कमी आ जाएगी बहुत ही ज्यादा। शॉर्ट रेंज में एक ये खराबी होती है कि जरा से भी दूरी बढ़ी, आकर्षण बल बिल्कुल डाउन हो गया। अब इस बात का अच्छी तरीके से अंदाजा लगा सकते हो कि अगर दूरी को मैं 3 गुना कर दूंगा तो भैया आकर्षण बल हो जाएगा 3⁶ गुना कम। तो 3 तिरका 9 तिरका 87 तिरका 243, 3 तिरका 9 तिरका 27 तिरका 81 तिरका 240 तिरका ये 729 बने जाएगा क्या? इतने गुना कम हो जाएगा। तो इसका मतलब बहुत ही फोर्स कम हो जाएगा। तो एक ये बात समझना है कि R⁶ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो लंदन बल की इतनी अगर जानकारी आपको थोड़ी बहुत है, मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर देता हूं। एक तो लंदन बल से भी पहले हम लोगों को पढ़ना चाहिए वान डर वाल बल। इसकी खोज किसने की थी? जोहानन वान डर वाल ने। फिर उनको यह पता चला, बाद में कुछ लोगों को जान पाए फिट्जलैंडर, कि यार वान डर वाल्स बंध भी कई प्रकार का होता है। उनमें से जो आज हम लोगों ने पढ़ा वो कौन सा बल था? लंदन बल। और उसकी खोज किसने की थी? फ्रिट्जलैंडर ने। पूछता है ये लंदन फोर्स जो होता है ये अणुओं के बीच कब अप्लाई होता है? तो अणुओं के बीच तब अप्लाई होता है जब अणुओं के बीच की दूरी होती है बहुत ही कम। पूछता है कितनी दूरी कम होनी चाहिए? 500 पिकोमीटर के बराबर या 500 पिकोमीटर से कम होनी चाहिए डिस्टेंस। फिर कहता है अगर इतनी दूरी कम होते पर मतलब बहुत छोटी रेंज पर अप्लाई होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही है। कहता है अगर बाई चांस दूरी को बढ़ाया घटाया जाए, 500 पिकोमीटर से ज्यादा दूरी कर दे तो ये बल लगना ही बंद हो जाएगा। और 500 पिकोमीटर के भी अंदर अगर आप दूरी को 2 गुना भी बढ़ा देते हो तो बल की वैल्यू 1/64 गुना, अर्थात आकर्षण बल 64 गुना घट जाता है ऐसी कंडीशन पर। तो दूरी पर आप 2 गुना का ही चेंज करोगे, लेकिन भैया आकर्षण बल पर 64 गुना की कमी आ जाएगी। तो इतनी बातों को पढ़ लेते हैं। अभी मैं क्या सोचता हूं, ये हो गया आपका अध्रुवीय आणविक ठोस। अब बात करते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस पर और बात करते हैं हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस पर। इसको जल्दी से नोट कर लो भैया। अगले नंबर पर आते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस, जिसको हम पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। देखो सबसे पहली बात तो आपको बताना होगा ध्रुवीय आणविक ठोसों में अवयवी कण का कार्य कौन करता है? अवयवी कण। तो बेटा इस बात को याद रखना, अवयवी कण का कार्य करते हैं ध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणु। हाँ, अगर किसी बच्चे को इस बात से परेशानी हो ध्रुवीय अणु क्या होता है, सुनो। ध्रुवीय अणु ये वो अणु होता है, मान लो मेरे पास एक पदार्थ है जिसका सूत्र है AB, और मुझे ये पता चला कि A और B के बीच बन रहा है एक सिंगल बॉन्ड। वैसे तो सिंगल बॉन्ड को बनाने में लगते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन A का और एक इलेक्ट्रॉन B का। तो कायदे से दोनों के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्ड के ठीको ठीक कहां होने चाहिए? बीच में। लेकिन होता क्या है, A या B में किसी एक परमाणु, अब ये तो मुझे भी नहीं मालूम किस परमाणु को, लेकिन A और B में से जो एक परमाणु होता है उसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होती है ज्यादा, अर्थात वो इन आबंधित इलेक्ट्रॉनों को अधिक आकर्षित करता है। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं B की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हाई है। अगर B की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हाई होगी तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन किसकी ओर खिसक जाएंगे? B की ओर। बॉन्ड बनना कहां चाहिए था? ठीको ठीक बीच में। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्योंकि शिफ्ट हो रहे हैं B की ओर,
बी पर आ जाएगा आंशिक रूप से ऋणावेश। आंशिक का मतलब है थोड़ा सा ऋणावेश। जितना बॉन्ड या बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जितना बी की ओर खिसकेंगे उतना ही बी पर आएगा ऋणावेश, और जितना ए से दूर होते जाएंगे इलेक्ट्रॉन ए पर आएगा उतना ही धनावेश। और जानते हो इस प्रकार से जब कभी किसी एक ही अणु पर, एक परमाणु पर आंशिक रूप से धनावेश आए और दूसरे परमाणु पर आंशिक रूप से एक पर आंशिक रूप से ऋणावेश आए और दूसरे पर आंशिक रूप से धन आवेश आए, हम ऐसे अणु को कौन सा अणु बोलते हैं? ध्रुवीय अणु। ध्रुवीय का मतलब समझ पा रहे हो? बॉन्ड दोनों परमाणुओं के ठीक बीच में ना रहकर बॉन्ड किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, खिसका हुआ होगा। हम ऐसे अणुओं को कहते हैं ध्रुवीय अणु। तो समझ गए अवयवी कणों का कार्य कौन से अणु करते हैं? ध्रुवीय अणु। फिर इसके बाद बात आती है कि सर जी आकर्षण बल कौन सा कार्य करता है? तो आकर्षण बल लिखेंगे, लेकिन पहले इसके एग्जाम्पल देखेंगे। बेटा अगर मैं इसके एग्जाम्पल लिखना चाहूं तो इसके एग्जाम्पल में से आता है HCl सॉलिड, इसके एग्जाम्पल में आता है HBr सॉलिड, इसके एग्जाम्पल पर आ जाता है HI सॉलिड। ये सारे के सारे अध्रुवीय अणु होते हैं। और इनके एक और लिख सकते हो SO2 सॉलिड। अरे लिखने का तो बहुत सारे लिख सकते हो, आपके पास टाइम हो अध्रुवीय अणुओं द्वारा बने ठोस को लिखते चले जाओ, 2 महीने तक लिखते रहो, 3 महीने लिख रहे हो, एग्जाम बीत जाने दो, लिखते रहो। वो तो बहुत सारे अणु के ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो आपको ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ यौगिक के ही अणु याद रखने, और उसमें से बेटा देखो एक चीज क्या है, हम सब का एग्जाम्पल नहीं बताएंगे, इनमें से किसी एक को ही एग्जाम्पल पे लाएंगे और उसी को ढंग से निपटाएंगे। निपटाएंगे मतलब समझेंगे उसको, निपटाएंगे मतलब खत्म नहीं करना है उसको। तो एग्जाम्पल में मैं HCl को लेके चलूंगा। HCl का नाम भी कई बार सुना है, समझते भी इसको है। तो भैया HCl का पहला अणु H सिंगल बॉन्ड Cl। ध्यान देना बेटा, छूट ना जाए कोई भी बात। अच्छा, जिसे H और Cl के बीच बॉन्ड बना होगा तो ये बॉन्ड किसकी ओर खिसकेगा? Cl की ओर। तो Cl पर आंशिक रूप से ऋणावेश और H पर आंशिक रूप से धनावेश। यहां भी तो बॉन्ड का शिफ्टिंग इधर की ओर होगा, Cl की तरफ। तो अगर बॉन्ड Cl की ओर खिसका है तो Cl पर आंशिक रूप से ऋणावेश और H पर आंशिक रूप से धनावेश। सेम कैटेगरी का रूल यहां भी लगा दें, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज। अच्छा, सबसे पहली बात कहेगा ये क्लोरीन का परमाणु है, ये हाइड्रोजन का परमाणु है, और इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बन रहा है इस बॉन्ड को कहते हैं ध्रुवीय सह संयोजक आबंध। क्या आप इस बात को बता सकते हो और भी कहीं ध्रुवीय सह संयोजक आबंध बन रहा है H और Cl के बीच ये? लेकिन ध्यान दो, ये हाइड्रोजन के और क्लोरीन के परमाणु के बीच बन रहा है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के जब परमाणु के बीच में बॉन्ड बन रहा है उसका नाम है ध्रुवीय सह संयोजक आबंध। फिर मुझसे कहता है सर जी अणुओं के बीच का बताओ। तो H और Cl को मिलाकर ये बन गया एक अणु, HCl को मिलाकर दूसरा अणु, H और Cl को मिलाकर तीसरा अणु। अब ध्यान देना इस बात को, अणुओं के बीच बने बॉन्ड को ढूंढना है, मतलब पहला अणु और दूसरा अणु इनके बीच बने बॉन्ड को ढूंढना है, दूसरा और तीसरे अणु इनके बीच बने बॉन्ड को आपको ढूंढकर निकालना है। तो इस अणुओं के बीच के जो बॉन्ड हैं इस बॉन्ड को कहते हैं, देखो इधर नाम लिख लेते हैं इसका, इस बॉन्ड का नाम है या इस आकर्षण बल का नाम है द्विध्रुव आकर्षण बल। आप इस बात से परेशान बिल्कुल ना होना कि इसका नाम द्विध्रुव आकर्षण बल क्यों पड़ा है। भैया इनके नाम का तो पूरा पोस्टमार्टम अभी हम ही कर देंगे यहीं पर। देखो द्विध्रुव क्यों कहा गया? बेटा आप इस अणु को ध्यान से देखो, इसमें एक धनावेशित ध्रुव है और एक ऋणावेशित ध्रुव है। कितने ध्रुव हैं? 2।
प्लस और माइनस। तो दो ध्रुव के कारण इसको हमने क्या नाम दे दिया, द्विध्रुव। अच्छा इस पर आ जाओ, इस पर भी तो दो ध्रुव हैं। जो आकर्षण बल लग रहा है इन दो ध्रुवों और इन दोनों ध्रुवों के बीच में, ये तो आकर्षण बल लग रहा है, तो इसका नाम है द्विध्रुव। द्विध्रुव और बीच में लग रहा है आकर्षण बल। तो समझ गए, दो द्विध्रुव हैं, उनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल कहलाता है द्विध्रुव। द्विध्रुव आकर्षण बल। और मैं क्या सोचता हूं, इंपॉर्टेंट यही फोर्स रखता है। कहता सर जी इस फोर्स का क्या कोई अर्थ नहीं, अर्थ है, लेकिन गलनांक और क्वथनांक का निर्धारण करने में इस फोर्स का कोई अर्थ नहीं है, कोई रोल नहीं है। गलनांक और क्वथनांक का जो निर्धारण होता है वो इस फोर्स से होता है। मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, अगर आपसे पूछेगा ध्रुवीय आणविक ठोस में परमाणुओं के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है, परमाणुओं के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है, ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध। पूछता है अणुओं के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है, द्विध्रुव। द्विध्रुव आकर्षण बल। तो अब मैं लिखूंगा कि आकर्षण बल कौन सा लग रहा है, आकर्षण बल। और आकर्षण बल को भी बेटा लिखने के देखो अच्छे अच्छे तरीके हैं। क्या तरीके हैं, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि परमाणुओं के बीच कौन सा लग रहा है, परमाणुओं के बीच। तो अगर आपसे परमाणुओं के बीच का आकर्षण बल पूछता है तो उसका नाम है ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध लिख दीजिए या आकर्षण बल लिख दीजिए, बात एक ही है। आकर्षण बल को ही आबंध क्योंकि कहते हैं। अगर कोई अंग्रेजी में भी जानना चाहेगा, नाम है पोलर कोवेलेंट एट्रैक्शन फोर्स। पोलर कोवेलेंट एट्रैक्शन फोर्स ऐसा पूरा नाम है। तो ये तो परमाणु के बीच की बात हो गई। अब कहता है अणुओं के बीच, अणुओं के बीच का बॉन्ड तो मेन इंपॉर्टेंट रखता है। तो भैया अणुओं के बीच का बॉन्ड यहां से लिख लेते हैं, अणुओं के बीच कौन सा बॉन्ड कार्य करता है। तो अणुओं के बीच जो बॉन्ड कार्य करता है उसका नाम है द्विध्रुव डैश द्विध्रुव आकर्षण बल। आकर्षण बल कोई अंग्रेजी में अगर पूछ ले, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, ऐसा लिख सकते हो। तो अणुओं के बीच और परमाणुओं के बीच दोनों का आकर्षण बल हो गया। अब इधर की ओर थोड़े से, अब चाहो तो ऐसा लिख सकते हो कि अब हम यहां लिखने वाले हैं लक्षण। और नहीं तो मैं क्या सोचता था कि स्टार बनाते हुए आप नंबर को लिखते चले जाओगे। अच्छा इनकी अगर बात करें लक्षण में से, तो एक बात याद रखो, देखो ध्यान दो, नोट करो, लेकिन पहले कभी कभी बातों का भी ध्यान दो। क्या ध्यान दो, आपने इसके पहले कौन सा बल पढ़ा था, लंदन बल। इस बल को ही कहते थे वान डर वाल्स फोर्स भी कहते थे, प्रकीर्णन बल भी इसी को कहते थे। तो जब सारे नाम इसी को दे रहे थे तो समझ पा रहे हो कौन से बल की बात हो रही थी, जो अध्रुवीय आणविक ठोसों पर अप्लाई होता था। ध्रुवीय आणविक ठोसों में अणुओं के बीच कौन सा आकर्षण बल लगता है, द्विध्रुव। द्विध्रुव आकर्षण बल मैं बगल में लिख देता हूं, द्विध्रुव। द्विध्रुव कहोगे सर जी बगल में लिख देने तो हम भी लिख देंगे बगल में, उसमें कौन सी बड़ी बात है, आकर्षण बल। लेकिन बेटा तुम बगल में तो लिख दोगे, लेकिन तुमको ये तुरंत पहचान लेना चाहिए कि द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल जो होता है वो स्ट्रांग होता है अगर हम उसको कंपेयर करें कौन से बल से, लंदन बल से। तो अच्छा एक चीज है, मैं देखो इस क्लास में मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया ये चीज है, अणुओं के बीच कौन सा आकर्षण बल लग रहा है ये पता होना चाहिए। परमाणु के बीच का आकर्षण बल भूल भी जाना चाहे एक टाइम
वैसे तो भूलना नहीं, लेकिन चाहे एक टाइम भूल जाना कि परमाणु के बीच कौन सा बल बंद लग रहा है या कौन सा आकर्षण बल लग रहा है, लेकिन ये कभी मत भूलना कि अणुओं के बीच कौन सा आकर्षण बल लग रहा है। तो वहां जो इसके पहले ठोस पड़ा था अध्रुवीय आणविक ठोस, उसमें अणुओं के बीच कार्य करता था लंदन बल, और इसमें जो अब हम पढ़ रहे हैं ध्रुवी, इसमें अणुओं के बीच कौन सा कार्य कर रहा है, ध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। क्योंकि हमको जल्द ही पता हो गया कि द्विध्रुव आकर्षण बल मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, और लंदन फोर्स कैसा होता है, वीक होता है। तो अब हमको ये बता दीजिए ध्रुवीय आणविक ठोसों और अध्रुवीय आणविक ठोसों में गलनांक और क्वथनांक किसके ज्यादा होंगे, ध्रुवीय वाले के ज्यादा होंगे कि जो हम लोग पढ़ चुके इसके पहले अध्रुवीय, उसके ज्यादा होंगे गलनांक और क्वथनांक ध्रुवीय के, क्योंकि इसका आकर्षण बल कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। तो मैं देखो ऐसा लिखता हूं, आपको और भी अच्छा समझ में आएगा। लंदन जो बल था कौन से आणविक ठोस में लग रहा था, तो कहोगे सर जी अध्रुवीय, बिल्कुल सही जा रहे हो भैया, अध्रुवीय आणविक ठोस पर लग रहा था। बेटा द्विध्रुव आकर्षण बल कहां लग रहा है, ध्रुवीय आणविक, ऐसा लिखते हैं, आणविक ठोस के बीच कार्य करता है। तो क्योंकि आपको पता है इधर वाले का द्विध्रुव आकर्षण बल तो मजबूत होता है, इसलिए इसका क्वथनांक भी कैसा होगा, ज्यादा। पूछेगा ये क्रम किसका है, आखिर ये चीज कैसे लिख दी, तो ये बेटा क्रम दो चीजों का है, पहला गलनांक का और दूसरा क्वथनांक का। तो क्या गलनांक और क्वथनांक दोनों ही चीजें बता पाओगे, हाँ। चलो एक और बात इसी पर बढ़ा लेते हैं। क्या सर जी और क्या जबरदस्ती बढ़ाओगे, हाँ भैया एक चीज बढ़ाएंगे। देखो क्या बढ़ाएंगे, पूछता है कि ये विद्युत के कैसे होते हैं, तो देखो बताओगे, ऐसा लिखते हैं, सामान्य ताप, या अगर आप सामान्य ताप नहीं लिख सकते हो तो ऐसा लिख सकते हो, कमरे के ताप। हाँ पता लगा आपकी किताब पे कमरे के ताप पर लिखा हो, सामान्य ताप पर या कमरे के ताप पर, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। हाँ अगर कोई पूछ भी सकता है क्यों विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि ना ही इनमें होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन और ना ही इनमें होते हैं मुक्त आयन, क्योंकि इस स्थिति में, इस स्थिति का मतलब कमरे के ताप पर, क्योंकि इस स्थिति में इनके पास मुक्त आयन व मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए यह विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन इसमें से भी एक और चीज याद रखना है, कहते सर जी इससे काम बन जाएगा, भैया इससे पूरा काम नहीं बनेगा। ऐसे पदार्थों को लेकिन अगर जल में घोल दिया जाए तो सुनो होता क्या है, देखो H और Cl में, H और Cl के बीच का बॉन्ड तो पहले ही खिसका था, जिसके कारण Cl पर निगेटिव चार्ज था और H पर कैसा चार्ज था, पॉजिटिव। अर्थात इसका बॉन्ड पहले ही, जिसको कहते टेपर था भैया, तिरछा खिसका हुआ था। जैसे ही इस पदार्थ को मैंने जल में घोला, ऐसा यौगिक ध्रुवीय कहलाता है ना। इसको मैं थोड़ा सा देखो जो बताने जा रहा था उसके और पीछे से बताते हैं। जल का सूत्र देखा है, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसमें तो बॉन्ड ऑक्सीजन की ओर खिसका हुआ होता है, इसलिए ऑक्सीजन पर होता है निगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर होता है पॉजिटिव चार्ज। मैं क्या सोचता हूं, HCl पर भी ध्रुवीय अणु है, क्यों, क्योंकि बॉन्ड इसका भी खिसका है, जल में भी बॉन्ड खिसका है, इसलिए ये भी ध्रुवीय अणु है।
और एक रसायन विज्ञान में भी ये बहुत पुरानी कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। समझ रहे हो? इसका मतलब है ये भी ध्रुवी ये भी ध्रुवी, अर्थात HCl को पानी पर जल पर घोला जा सकता है। समान प्रकार के यौगिक समान प्रकार के यौगिकों में घुलनशील होते हैं। ध्रुवीय यौगिक ध्रुवीय यौगिकों में घुलनशील, अध्रुवीय यौगिक अध्रुवीय यौगिकों में घुलनशील। तो ये क्योंकि ध्रुवीय है और जल भी ध्रुवीय, इसलिए ये यौगिक जल में कैसा है? घुलनशील। लेकिन मुझे बस इतना बताना था कि जल में घुलनशील क्यों है। तो अगर कोई पूछेगा कि ऐसे यौगिक जल में घुलनशील क्यों होते हैं, क्योंकि जल भी कैसा होता है? ध्रुवीय, और यौगिक भी कैसा है? ध्रुवीय, इसलिए दोनों ये जो है ये जल में घुल जाएगा। छोड़ो इस बात को। तो जल में घुलेगा तो होगा क्या? इसका बॉन्ड टूट जाएगा, और जैसे ही बेटा इसका बॉन्ड टूटेगा, कहां पर? घुलने पर, जल में। तो H पर कंप्लीटली टोटली पॉजिटिव चार्ज और Cl पर टोटली कौन सा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव। सोचो, जल में घुलने पर तो ये आयन प्राप्त हो रहे हैं। अब तो ये लाइन नहीं कह सकते हो कि जल में घुलने के बाद भी इस पर मुक्त आयन नहीं है, क्योंकि जल में घुलने के बाद यह मुक्त आयन देता है। इसलिए जल में घुलने के बाद इस प्रकार के जो ठोस होते हैं वो विद्युत के कैसे हो जाते हैं? सुचालक। तो ये बात यहां नीचे लिख लेनी चाहिए, और नीचे से यहां से लिखते हैं, ये ठोस जल में घुलने के पश्चात विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। बेटा कभी कभी यह भी पूछ लेता है, विद्युत के सुचालक तो दो प्रकार से हो सकता था, या तो इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते तो यह सुचालक हो जाता, या इसके पास मुक्त आयन होता तो सुचालक हो जाता। तो मैं इसका क्या लिखूं? मुक्त इलेक्ट्रॉन की मुक्त आयन? मुक्त आयन सुचालक हो जाते हैं, क्योंकि अब इनके विलयन में मुक्त आयन पाए जाते हैं, मुक्त आयन पाए जाते हैं। एक काम करो बेटा, इसको नोट करो, एक प्रकार का और सॉलिड बच रहा है इसी में से, आणविक ठोसों में से ही, हाइड्रोजन आबंधित ठोस। जल्दी से उसको नोट करो, उसको भी पढ़ लेते हैं। आणविक ठोसों के तीसरे प्रकार पर चलते हैं, नाम है हाइड्रोजन आबंधित ठोस। टाइम के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा तेज पढ़ाएंगे, आबंधित ठोस। हालांकि इतना भी तेज नहीं कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि सर जी इतना तेज पढ़ा दे कि समझ में नहीं आ रहा, ऐसा भी बेकार है। पूछता है, कहता है हाइड्रोजन आबंधित ठोस को कौन से अवयवी कण बनाते हैं? तो सबसे पहले बात करेंगे अवयवी कणों की, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है। अवयवी कण कौन से पाए जाते हैं? तो अवयवी कण जो होते हैं उनको कहते हैं हाइड्रोजन आबंधित अणु। अब जरूर इस बात को पता कर लेना चाहिए बच्चों को कि सर जी हाइड्रोजन आबंधित अणु कौन सा होता है। हाइड्रोजन आबंधित अणु वह अणु होता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु या तो डायरेक्टली जुड़ जाए ऑक्सीजन से, या डायरेक्टली जुड़ जाए नाइट्रोजन से, या डायरेक्टली जुड़ जाए फ्लोरीन से। पहले तो इस बात का अंदाजा ये रखो, हाइड्रोजन आबंधित अणु होता है, लेकिन कौन सा अणु हाइड्रोजन आबंधित होता है? जिसमें हाइड्रोजन परमाणु डायरेक्टली किसके साथ कनेक्ट हो जाए, ऑक्सीजन से, या डायरेक्टली नाइट्रोजन से, या डायरेक्टली फ्लोरीन से। कौन कौन से ऐसे अणु हो सकते हैं? अगर एग्जाम्पल मुझे लिखने पड़े, देखो एग्जाम्पल में देखो, H2O जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सीधे कनेक्ट है। हाँ, ये हाइड्रोजन आबंधित ठोस है।
कहता सर जी क्या और हाइड्रोजन आबंधित कोई ठोस है? HF हाइड्रोजन आबंधित ठोस है। कहता सर जी क्या और भी कोई एग्जाम्पल है? बिल्कुल मेरे पास एग्जाम्पल है NH3, ये भी तो हाइड्रोजन आबंधित ठोस है, बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड है हाइड्रोजन से। तो कोई पूछेगा हाइड्रोजन आबंधित ठोस का अवयवी कण कौन सा है? हाइड्रोजन आबंधित अणु। हाइड्रोजन आबंधित अणु कैसे होते हैं? जिसमें हाइड्रोजन या तो ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, या नाइट्रोजन से, या फ्लोरीन से। हाँ, इनमें से एक ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक में हाइड्रोजन फ्लोरीन से डायरेक्ट कनेक्टेड है, और एक में हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट कनेक्ट में है या कनेक्टिविटी में है। इसलिए ये सारे अणु जो है वो हाइड्रोजन आबंधित अणु है। कहते हैं सर जी एक अणु को डिटेल कर दिया जाए। बेटा किसी भी अणु को किया जा सकता है, लेकिन छोटा अणु HF का है, इसलिए जल्दी मैं कह रहा था, तो इसलिए जल्दी उसी का मतलब है HF को करेंगे। बेटा H और F के बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? सिंगल। H और F के बीच में भी सिंगल, और HF के बीच में भी सिंगल। अब होता क्या है, क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोरीन दोनों अलग अलग एटम है, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, बॉन्ड को खींचने की क्षमता इस दुनिया के सभी एलिमेंट्स में से ज्यादा है। इसका मतलब यहां बॉन्ड सबसे ज्यादा खिसकेगा, तो ज्यादा से ज्यादा ऋण चार्ज आएगा और ज्यादा से ज्यादा धन आवेश भी आएगा। यहां पे भी बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट होगा, तो ज्यादा से ज्यादा ऋण आवेश और ज्यादा से ज्यादा धनावेश। यहां भी बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो ऋणावेश भी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, धनावेश भी अधिक से अधिक मात्रा में। कुल मिला के यहां पे जब बॉन्ड खिसक रहे हैं, ये ध्रुवीय अणु से भी ज्यादा बॉन्ड इस बार खिसक रहा है। ध्रुवीय अणु में भी देखो बॉन्ड खिसकता था, लेकिन इस बार जो बॉन्ड का खिसकना है ये और भी ज्यादा है। अच्छा, सोचने वाली बात है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के परमाणु के बीच जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? तो कहता है सर जी बॉन्ड खिसक रहा था पहले भी, बॉन्ड खिसक रहा है अभी भी, तो खिसकने के कारण इस बॉन्ड को कहते हैं ध्रुवीय सह संयोजक आबंध। कहता है हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि बॉन्ड किनके किनके बीच बना है, हमें तो बस इस बात से फर्क पड़ता है बॉन्ड खिसकेगा तो ध्रुवीय सह संयोजक आबंध हो जाएगा। तो बेटा जरा देखो, परमाणु के बीच तो ये बॉन्ड लग रहा है, मैंने माना ये एक अणु HF का है, ये HF का दूसरा अणु है, ये HF का है तीसरा अणु, ये प्लस चार्ज कंटेन कर रहा है, ये माइनस चार्ज, तो इनके बीच भी तो एक आकर्षण बल कार्य करता होगा, और ये सेम चीज प्लस और माइनस के बीच यहां भी आकर्षण बल लगेगा। तो ये जो अणुओं के बीच आकर्षण बल लग रहा है, पहला अणु दूसरा अणु, और इन दोनों अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है, इस आकर्षण बल को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और मैंने कहा था आपको भी बॉन्ड केवल वही मायने रखता है मेनली जो अणुओं के बीच कार्य करता है। परमाणु के बीच जो बॉन्ड कर रहा है याद रख लो उसको, लेकिन मुख्य रूप से आप उस बॉन्ड को तैयार रखेंगे जो अणुओं के बीच बॉन्ड लग रहा है, तो आप अणुओं के बीच बॉन्ड को बता पाएंगे। तो अब मैं देखो पूछता हूं कि आकर्षण बल कौन कौन सा कार्य करता है। आकर्षण बल का मतलब बॉन्ड कौन कौन से लगते हैं, क्योंकि बॉन्ड भी एक प्रकार का आकर्षण बल ही होता है। तो सबसे पहले आकर्षण बल पूछता है परमाणुओं के बीच कौन सा लगेगा? ध्रुवीय सह संयोजक आबंध। ध्रुवीय सह संयोजक आबंध, जिसको पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, यह कार्य करता है परमाणुओं के बीच में। कहता है सर जी परमाणु के बीच का तो मैं जान गया, लेकिन इंपॉर्टेंट तो अणुओं के बीच का था। तो अणुओं के बीच जो कार्य करता है वो कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक और चीज याद रखने लायक है, अणुओं के बीच के बॉन्ड को क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। अणुओं के बीच के बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। लक्षण यहां पर लिखेंगे, लक्षण यहां लिख लें क्या, एक लंबी लाइन हो जाएगी इधर। देखो लक्षण इसलिए यहां से स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया ये देखो समझने वाली बात है। आपने अभी आज के दिन 3 प्रकार के बॉन्ड पढ़े हैं। लंदन बल समझ पाओगे?
फिर इसके बाद आपने एक और आबंध पढ़ा, द्विध्रुव आकर्षण बल। फिर अभी की तरफ पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन बंध। जानते इनमें से पहला बॉन्ड आपने अध्रुवीय अणुओं के लिए पढ़ा था, फिर ध्रुवीय वाले के लिए ये पढ़ा, हाइड्रोजन आबंधित ठोसों के लिए ये पढ़ा। इन तीनों बॉन्ड में अगर देखा जाए हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होता है, उससे कम स्ट्रांग होता है द्विध्रुव आकर्षण बल, और सबसे कमजोर होता है लंदन बल। अच्छा, क्या बता सकते हो लंदन बल कौन से प्रकार के आणविक ठोस में कार्य करता था? तो कहोगे सर जी अध्रुवीय आणविक ठोसों में, अध्रुवीय आणविक ठोस में। द्विध्रुव आकर्षण बल किन में कार्य करता था? ध्रुवीय आणविक ठोस में। कहता है हाइड्रोजन बॉन्ड कहां काम करता है? हाइड्रोजन आबंधित ठोस में, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग सबसे ज्यादा है, इसका गलनांक और क्वथनांक भी सबसे ज्यादा रहेगा। ध्रुवीय अणु का जो ध्रुवीय आणविक ठोस में जो आकर्षण बल कार्य करता है द्विध्रुव आकर्षण बल, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से कमजोर होता है, इसलिए इसका गलनांक और क्वथनांक भी कम होगा। और सबसे कमजोर होता है लंदन फोर्स, इसलिए उसके गलनांक और क्वथनांक तो सबसे कम होंगे। ये जो क्रम दिया गया है, ये क्रम दिया गया है गलनांक व क्वथनांक का। अब क्या है ना कि इतनी लंबी लाइन में यहां ना लिख पाता, छोटा हो जाता ये सब, इतनी लंबी लाइन। और फिर भी देखो मैंने लंदन बल पूरा नहीं लिखा, द्विध्रुव आकर्षण पूरा नहीं लिखा, तब इतनी लंबी लाइन जा रही। तो इसलिए मैंने लक्षण को यहीं से स्टार्ट किया। हाँ, एक बात और इसमें से याद रखने वाली बात है, ये पदार्थ भी जब ठोस अवस्था में होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन पानी पर घोल देने पर विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। तो इनका नेचर ध्रुवीय आणविक ठोसों के नेचर से मिलता है। तो यहां लिख देंगे ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक परंतु जल में घोलने पर विद्युत के सुचालक हो जाते हैं, हाँ, इसमें रीजन पूछ लेता है बेटा कभी कभी। आखिर जल में घुलने पर विद्युत का सुचालक क्यों हो गया? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण कि मुक्त आयनों के कारण? आयनों के कारण। इलेक्ट्रॉन तो इसमें थे ही नहीं भैया, मुक्त आयनों के कारण ही होता है। तो इतनी बात को आप तैयार करके बेटा रखोगे। आखिरी प्रकार का जो सॉलिड बचा है धात्विक ठोस, उसको पढ़ेंगे कल, और बाकी का आर्टिकल भी देखेंगे फिर।